शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में क्या हुआ? क्या नौजवानों की क़यादत में उभरने वाली नेशनल कोऑर्डिनेशन पार्टी वाकई बांग्लादेश की सियासत को बदलने जा रही है? क्या नई हुकूमत की खारजा पॉलिसी भारत के असर से निकलकर चीन, अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ झुकाव का इशारा दे रही है? जुलाई 2014 में बांग्लादेश में तलबा के एहतजाज ने एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। ये एहतजाज सरकारी पब्लिक सेक्टर जॉब्स में मुतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही ये पूरे मुल्क में फैल गया और अवाम ने अकाउंटेबिलिटी और तब्दीली का मुतालबा शुरू कर दिया। बढ़ते हुए दबाव के नतीजे में वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने 5 अगस्त 2024 को इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके साथ ही उनके 15 साल से ज़ायद अरसे पर मुहीत पावर का खात्मा हो गया। ये इस्तीफ़ा मुल्क के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बड़े मोड़ की हैसियत रखता है। अब ज़रा देखते हैं कि शेख हसीना के इस्तीफ़े के बाद इंटरिम गवर्नमेंट ने किस तरह फौरी तौर पर जिम्मेदारियां संभाली और बांग्लादेश के सियासी ढांचे को रीऑर्गेनाइज करने के लिए कौन से इक़दाम उठाए। 8 अगस्त 2024 को नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करने वाले मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र के तौर पर हलफ उठाया। ये अबूरी हुकूमत इसलिए कायम की गई थी कि मुल्क को एक नए जमहूरी निज़ाम की तरफ ले जाया जा सके और ज़रूरी इस्लाहात नाफिज की जा सकें। यूनुस, जो माइक्रो फाइनेंस और गुर्बत के ख़ात्मे के काम की वजह से दुनिया भर में पहचाने जाते हैं, अपनी शोहरत और गैर जानिबदार शख्सियत के बायस इस ओहदे के लिए मुंतखब किए गए। इस अबूरी काबीना में 17 एडवाइज़र्स शामिल किए गए, जिन्हें मुल्क में अमन बहाल करने, इंसाफ को यकीनी बनाने और आज़ाद व शफ़ाफ इंतखाबात की तैयारी का टास्क दिया गया। हुकूमत ने ऐलान किया कि 12वीं कौमी असम्बली जतिया संसद को तहलील कर दिया जाएगा और फरवरी 2026 तक नए इंतखाबात करवाए जाएंगे। अलबत्ता इस अबूरी हुकूमत की आईनी हैसियत पर बहस जारी रही, क्योंकि 2011 में केयर टेकर हुकूमत के निज़ाम के ख़ात्मे के बाद गैर सियासी अबूरी हुकूमतों के लिए आईनी रास्ता एक खला की सूरत इख्तियार कर चुका था। जब इंटरिम गवर्नमेंट ने इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहला सवाल यही था कि मुल्क को किस तरह फौरी तौर पर संभाला जाए। इंटरिम गवर्नमेंट की अव्वलीन तरजीह अमन व अमान बहाल करना, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन पर काबू पाना और एहतजाज के दौरान जान गंवाने वाले शहरियों के लिए अकाउंटेबिलिटी फराहम करना था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। मजहबी जमातों की दोबारा सरगर्मियाँ, फ़िरका वाराना कशीदगी और अवामी बेएतमादी ने हालात को मज़ीद पेचीदा बना दिया था। इस सब के बावजूद इंटरिम गवर्नमेंट ने अपने रिफॉर्म एजेंडा पर अमल जारी रखा। सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए। इसी दौरान एक शदीद डेंगी आउटब्रेक ने अवामी सेहत और हुकूमती वसाइल को शदीद दबाव में मुब्तला कर दिया। लेकिन गौर तलब बात यह है कि इस्लाहात के आगाज़ के साथ ही हुकूमत ने साबका रजीम से जुड़ी सियासी कुव्वतों के खिलाफ क्या इक़दाम किए। 10 मई 2025 को इंटरिम गवर्नमेंट ने एक तारीखी फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये फैसला एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत किया गया और इल्ज़ाम ये था कि जमात और इसकी क़यादत एहतजाज के दौरान मुज़ाहिरीन की हलाकतों में मुलव्विस रही है। पाबंदी न सिर्फ ज़मीनी सरगर्मियों पर थी, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू कर दी गई। इस इक़दाम को उस वक्त तक बरकरार रखने का ऐलान हुआ जब तक एक खुसूसी ट्रिब्यूनल अवामी लीग और इसकी क़यादत के खिलाफ मुकदमात को मुकम्मल न कर दे। अलबत्ता रद्द अमल शदीद था। फिर ये भी सामने आया कि साबिक हुक्मरान जमात के साइड लाइन होने के बाद नई सियासी आवाज़ें किस तरह उभरी। फरवरी 2025 में वही स्टूडेंट लीडर्स जिन्होंने जुलाई 2024 की तहरीक में मरकज़ी किरदार अदा किया था, आगे बढ़कर एक नई जमात कायम की, नेशनल सिटीज़न पार्टी, जिसका मंशूर 3 बुनियादी उसूलों पर कायम किया गया: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जमहूरी इक़्तिदार।
इस नई जमात की आमद ने बांग्लादेश की सियासी फिजा को यकसर बदल डाला, क्योंकि पहली बार एक नई नस्ल के लीडर्स सियासी मंजरनामे पर नुमाया हुए थे। अब जब नेशनल सिटीजन पार्टी सामने आई तो अवाम ने इसे पुरानी जमातों की नाकामियों के एक वाज़ेह सबूत के तौर पर देखा। ये जमात एक ज़्यादा इंक्लूसिव और अवामी शिरकत पर मबनी सियासी निज़ाम की कोशिश है। ऐसा निज़ाम जहां ताकत चंद ख़ानदानों या पुराने ढांचों तक महदूद न रहे, बल्कि हकीकी मानों में अवाम की उमंगों की अक्कासी करे। जब नई जमातें उभरी तो सवाल ये पैदा हुआ कि अबूरी हुकूमत ने मुनसिफाना इंतखाबात के लिए क्या रोड मैप दिया है। 5 अगस्त 2025 को जुलाई इंतखाबात की पहली सालगिरह पर मोहम्मद यूनुस ने एक जामे इंतखाबी रोड मैप पेश किया। इसमें 2026 के अवाइल में शफ़ाफ़ इंतखाबात, इंतखाबी इस्लाहात, जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने और अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के इक़दामात शामिल थे। साथ ही बैनुल अक़वामी ताउन और निगरानी पर भी जोर दिया गया ताकि इंतखाबी अमल शफ़ाफ़ और मोतबर हो। इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश के जमहूरी सफ़र को कौन से ख़तरात लाहक हैं। 18 सितंबर 2025 को मोहम्मद यूनुस ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि कुछ ताकतें आइंदा इंतखाबात को मौखर करने की कोशिश कर रही हैं। अगरचे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से ज़ाहिर होता है कि सियासी रस्साकशी और मफाद परस्ती अब भी जमहूरी अमल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब दहाइयों पुराने इत्तेहादों के बाद बांग्लादेश जनूबी एशिया में अपनी जगह को किस तरह नए अंदाज में मुतय्यन कर रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद अबूरी हुकूमत ने मोहम्मद यूनुस की क़यादत में खारजा पॉलिसी को नए रुख पर डालने की कोशिश की और मकसद भारत पर इन्हिसार कम करना और तवाज़ुन पर मबनी ताल्लुकात कायम करना था। भारत जो हसीना की सबसे बड़ी इत्तेहादी था, अवामी तनकीद की ज़द में आ गया, जिसके बाद दोनों मुमालिक ने ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायज़ा लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ 1971 के बाद पहली बार ताल्लुकात बेहतर हुए। नए शिपिंग रूट्स, परवाज़ें और फ़ौजी सतह पर मुलाकातों के साथ ताउन के इशारे मिले। चीन एक अहम शराकतदार के तौर पर सामने आया। बड़े मंसूबों और सरमायाकारी में ताउन की पेशकश की गई और इसी दौरान अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने जमहूरियत के अज़म को भरपूर सराहा। तिजारती और सफारती ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी भी करवाई गई। खलीज बंगाल में स्ट्रैटेजिक अहमियत भी बढ़ी। अमेरिका ने क्वाड प्रोग्राम के तहत एक नया पोर्ट बनाने की तजवीज़ ज़ाहिर की, जो चीन के बढ़ते असर को मुतवाज़न करने के लिए है, लेकिन इससे भारत के साथ कशीदगी बढ़ने का खदशा भी मौजूद है। इन जोग्राफियाई तब्दीलियों के साथ साथ बांग्लादेश ने डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में क्या इक़दामात किए हैं। सियासी और सफारती तब्दीलियों के दौरान बांग्लादेश ने बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। अप्रैल 2025 में वर्ल्ड बैंक ने चिटागोंग बे टर्मिनल मैरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए $850 मिलियन की मंजूरी दी। इसका मकसद बंदरगाह की कैपेसिटी बढ़ाना, क्लाइमेट रिसिलियंट ब्रेक वाटर तामीर करना और बड़े वेसल्स को सहूलत फराहम करना है ताकि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके। इसी तरह नॉर्थ ढाका वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट भी एक माइलस्टोन है, जिसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने फंड किया है। यह अपनी नोयत की पहली फैसिलिटी है जो वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन को मिलाकर 35 मेगावाट बिजली फराहम करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत भी कई इनिशिएटिव्स सामने आए हैं, जैसे इम्प्रूव्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभाचल न्यू टाउन हाउसिंग प्रोजेक्ट और इसके अलावा पटेंगा कंटेनर टर्मिनल का ऑपरेशन। ये सब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड को मॉडर्न बनाने की कोशिशें हैं। हेल्थ सेक्टर को भी खास फोकस दिया गया है। फिस्कल ईयर 25-26 एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नए बर्न यूनिट्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, कैंसर सेंटर्स,
डायलिसिस सेंटर्स और एडवांस्ड डायग्नोस्टिक लैब्स कायम किए जा रहे हैं ताकि हेल्थ केयर एक्सेस बेहतर हो सके। बांग्लादेश अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। इंटरिम गवर्नमेंट, नए प्रोजेक्ट्स और इलाकाई ताल्लुकात सब कुछ मुल्क की नई पहचान बना रहे हैं, लेकिन असल फैसला आने वाले इलेक्शंस में होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।